गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग लास्ट टाइम जो गुड है मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे लोक अदालत। ठीक है, हम लोगों ने जो है ये देखा था कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, विधिक प्राधिकरण जो अधिनियम है, उसके अंतर्गत आपको कई सुविधाएं मिलती हैं, विधिक जो है सुविधाएं मिलती हैं। उनमें से एक जो सुविधा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि उनका जो कार्य है, जो फंक्शन है, वो फंक्शन है कि ना केवल वो लोगों को मुफ्त में विधिक सहायता प्रदान करे, परंतु जो विधिक प्रक्रिया है उसको भी थोड़ा जल्दी और सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करे। तो ऐसे में जो व्यक्ति, जिन लोगों को ये परेशानी है कि उनका बहुत लंबे समय से जो है केस चल रहा है या लंबे समय चल सकता है, तो उनके पास में ये अधिकार होते हैं कि वो अपने जो केसेस हैं उनको लोक अदालत जो है उनके पास में भेज सकते हैं। तो लोक अदालत मैंने आपको बताया था कि एक तो जो है जनरल लोक अदालत होती है, फिर वो आपकी उनके जो टाइम है वो क्या होते हैं कि हर बार आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि लोक अदालत कब चलाई जाएगी, और उसके बाद में नियत तारीख को जो है सभी जो कोर्ट्स हैं या फिर कुछ कोर्ट्स के अंदर जो है आपकी लोक अदालत चलती है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि वो जो लोक अदालत एक बनती है, उसके अंतर्गत 3 या 4 दूसरी जो है मिलके कोर्ट्स आ जाती हैं, जिनके केसेस जो चाहते हैं वो वहां पर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोर्ट्स को भी खुद को लगता है कि ये चीज जो है लोक अदालत के द्वारा रिजॉल्व हो सकती है, तो लोगों को समझाइश करके और फिर जो है ये काम किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, हम इसकी ना दूसरी चीज आती है, वो है स्थाई लोक अदालत। ठीक है, स्थाई लोक अदालत जो है उसको बाद में लाया गया था और 22B में जो है उसको इंसर्ट किया गया था। अब ये स्थाई लोक अदालत जो है वो क्या क्या है एक्चुअल में, क्या है, आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है वो आपकी 22A नाम से जो है एक दूसरी और आपकी सेक्शन लाया गया है। ठीक है, बाद में इंट्रोड्यूस किया गया 22A के नाम से, जिसमें कुछ जनहित सेवाओं, ठीक है, को डिफाइन किया गया है। ठीक है, जो आपकी रेगुलर the services which are provided for the benefit of the public, what are these kinds of सर्विसेज, उनको डिफाइन किया गया है। तो ये बोला गया है कि जो भी व्यक्ति इन जनहित सेवाओं से संबंधित पीड़ा जो है उसको हो रही होगी, मतलब उसको जो है पीड़ित कोई भी व्यक्ति होगा, उसको कोई भी परेशानी होगी इन रिलेशन टू दीज सर्विसेज, इक्वली दूसरी तरफ ये भी होता है कि कुछ लोगों के ऊपर जो है वो खुद पीड़ित हो, ये जरूरी नहीं है। ये चीज भी होती है कि आप जो है बिजली का बिल नहीं पे कर रहे, पानी का बिल नहीं पे कर रहे, बहुत जो है पेंडिंग हो गया, आपके ऊपर जो है विजिलेंस की जो है रेड पड़ गई है, या फिर आपके ऊपर बहुत बड़ा जो है बिल के अंदर पेनल्टी लगा दी गई है, तो और आप पे नहीं कर पा रहे हो उसको, तो ये जो कंपनियां हैं, ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इन चीजों का, इन निपटारों, इन जो आपके मामले हैं उनका निपटारा जल्दी से जल्दी हो। कोर्ट्स के अंदर परस्यू करने की बजाय जो है फिर आपके ये जो मिनिमल जो मैटर्स होते हैं उनके अंदर परमानेंट लोक अदालत के थ्रू जो है ये किया जाता है। ये हमेशा जो है चलती है, और इनकी जो सेटलमेंट मीटिंग्स वगैरह जो है उसके बाद में तय करते हैं कि किन मामलों को भेजना है, हम कितना मिनिमम जो है हमें चाहिए ही होगी, अगर हम माफ भी करना चाहें। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ सेटलमेंट की मीटिंग्स जो है चलती हैं। पहले वो जो है लोगों के साथ में बात करते हैं कि देखिए आपके ऊपर इतना जो है पेनल्टी लगी है, हम कम से कम इतना लेंगे, आपको मान्य है तो ठीक है, हम जो है वहाँ लोक अदालत के थ्रू जो है इसको पारित करवा लेते हैं, आपको नहीं मान्य है तो फिर हम जो है कोर्ट के थ्रू परस्यू करेंगे, फिर तो आपके ऊपर थेफ्ट का केस भी लगेगा, ये भी है, सारी चीजें हैं। तो ये इन चीजों के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया, आपके 22B जो है उसके ने ये बोला गया था कि एक लोक अदालत जो है, स्थायी लोक अदालत या परमानेंट लोक अदालत का जो गठन किया जाएगा, और ये जनहित सेवाओं से संबंधित विवादों का निस्तारण जो है मुकदमा दायर होने से पहले आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। मैंने वही बोला आपको, सेटलमेंट वगैरह की मीटिंग होती है, वहां पर हो जाता है, फिर उसके थ्रू जो है ये स्थायी लोक अदालत में जाके उस चीज को परमानेंट करा लेते हैं, उस डिसीजन को, क्योंकि देखिए अब उसके ऊपर केस बन चुका है।
ठीक है, मुकदमा दायर नहीं हुआ है लेकिन उसके ऊपर जो है केस बन चुका है कि दैट पर्सन हैज कमिटेड सच काइंड ऑफ थिंग्स, उसने जो है पेमेंट सही टाइम पे नहीं किया, उसने चोरी करी है, वो कोई और दूसरी तरह की गड़बड़ियां कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गए। स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष और सदस्य जो है वो कौन होते हैं? ठीक है, स्थायी लोक अदालत में एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा जो कि एक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश की तुलना में न्यायिक कार्यालय के उच्च पद का व्यक्ति होगा। ठीक है, ईदर दैट पर्सन विल बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर वो जो आपकी जो ड्यूटीज संभाल सकता है, दैट पर्सन इफ ही कैन टेक केयर ऑफ द ड्यूटीज इन रिलेशन टू डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, उसके बराबर की ड्यूटीज वो ले सकता है, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी मेड, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ परमानेंट लोक अदालत। ये चीज उसके अंदर बोली गई है। और इसके जो है 2 अदर मेंबर्स भी होंगे, देयर विल बी 2 अदर मेंबर्स, 2 अन्य सदस्य होंगे जिनको जनहित सेवाओं के बारे में अच्छे से पूर्ण अनुभव होगा। ठीक है, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय प्राधिकरण की सिफारिश या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा भी इनको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, द पर्सन्स हु हैव a pre-knowledge of the problems which are in relation to these public services, ठीक है, जनहित सेवाएं जो होती हैं उनके संबंध में उनको जो है ज्ञान हो, ऐसे लोगों को या तो जो है आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और साथ ही में जो है रिस्पेक्टिव आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो है रिकमेंडेशन के ऊपर उनको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, फिर बात आती है कि स्थायी लोक अदालत में किस प्रकार की जनहित सेवाओं से संबंधित विवादों का निपटारा होगा। वो मैंने आपको बताया था कि उसकी लिस्ट जो है वो ऑलरेडी सेक्शन 22A एंड सब सेक्शन बी के अंदर जो है दी गई है। तो कौन कौन सी है? यातायात, टेलीफोन, ठीक है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, फिर उसके बाद में आपकी पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीफोन सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है, डाकघर या टेलीफोन सेवाओं से, फिर आपके जो है लाइट एंड एनर्जी एंड आपकी जो है वाटर वर्क्स उससे रिलेटेड है, फिर आपकी साफ सफाई से जो है नगर निगम और इन सब से जो है रिलेटेड है, वहाँ पर आपके कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर आपकी डिस्पेंसरीज वगैरह हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज हैं, बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड इश्यूज हैं, फिर आपकी जो है लाइफ इंश्योरेंसेस या फिर दूसरे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस जो है उनसे संबंधित विवाद हैं। ये सारे के सारे विवाद जो है आपके परमानेंट लोक अदालत के द्वारा जो है एक आपसी समझ के साथ में रिजॉल्व किए जा सकते हैं बिफोर दे गो टू एनी काइंड ऑफ लीगल एस्पेक्ट। अगर हम उसकी बात करते हैं तो अगर कोर्ट वगैरह के अंदर लेके जा रहे हैं और जा रहे हैं तो वहां उससे पहले जो है परमानेंट लोक अदालत के थ्रू इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, विवाद का निपटारा कैसे होता है, तो ये है कि जो भी पक्ष है, कोई भी पक्ष, बोथ साइड्स, ये जो आपकी लोक सेवाएं हैं इनके जो अधिकारी हैं जिनको अधिकार होता है कि आप लोग सेटलमेंट वगैरह का जो है पेश कर सकते हैं और है उनके द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है, और साथ ही साथ में जो व्यक्ति आपके कंज्यूमर्स हैं, जो दूसरे व्यक्ति हैं, वो लोग भी जो है यहाँ पर इन संबंधित विवादों को के निपटारे के लिए जो है स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं। दे कैन अप्लाई फॉर रिजॉल्विंग दोज इश्यूज इन परमानेंट लोक अदालत। ठीक है, अब सबसे पहले जो है क्या किया जाएगा, जब वो आवेदन किया जाएगा उसको स्टडी किया जाएगा और अगर ये पाया जाएगा कि हाँ दिस इज एप्ट, अगर ये सही है, तो दूसरी पार्टी को कॉल अपॉन करके फिर जो है आपसी समझ के साथ में जो है उस इशू को रिजॉल्व करने का कोशिश की जाएगी। फिर क्या होता है कि मान लीजिए आपसी सुलह और समझौता हो गया, समझ से जो है वहां पे डिसीजन हो गया, आप लोगों ने मान लिया सारी चीजें, तो उसके बाद में क्या है, लोक अदालत जो है आपका एक अवार्ड, AWARD अवार्ड के नाम से उसको जाना जाता है, निर्णय जो दिया जाता है, ठीक है, उसको पारित किया जाता है जो कि दोनों पर बाध्यकारी होगा, विच विल be binding upon both the parties because it has been passed through their mutual consent, या फिर जो है the consent they has been arrived after all the kinds of discussions, या तो उन्होंने पहले से ही करके आए हैं
और फिर उसको जो है वो एक लीगल डिसीजन के थ्रू जो है पास करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, ताकि दोनों पे बाइंडिंग हो। ये चीज भी हो सकती है, वो पहले से जो है डिसीजन करके आए सेटलमेंट मीटिंग्स वगैरह में, या फिर वो एक डिसीजन नहीं करके आए हैं एंड थ्रू डिस्कशंस वहां पे डिसीजन हो गया। दोनों ही जो आपके केसेस होते हैं, जो फाइनल दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे रीच करते हैं, उसको इस तरीके से जो है निपटाया जाता है। यदि पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हुए विवाद का निस्तारण आपसी सुलझे हुए समझौते के आधार से नहीं हो पाता, ठीक है, तो ऐसे में विवाद का निपटारा विवाद के गुण अवगुण के आधार पर किया जाता है। देखिए, ऑन द मेरिट्स, इसको बोलते हैं डिसीजन ऑन मेरिट्स। फिर आपके फैक्ट्स सब आप आ गए हैं वहां पर और कोर्ट को जो है लग गया है, ये डिफरेंट है वहां पे। दूसरी जगह पे ये होता है कि आपके जो है जो केसेस हैं उनको वापस से लौटा दिया जाता है। बट यहाँ पर अगर कोर्ट को लगता है कि ऑन मेरिट्स आपके जो है फैक्ट्स है, सर्कमस्टेंसेस है, एविडेंस है, उनके आधार पे अगर कोर्ट भी खुद डिसीजन दे सकता है तो वो ये स्टेप ले सकता है। अदरवाइज द केस कैन बी सेंट बैक, अगर वो ये बोलता है कि नहीं, इसके लिए और जो है अच्छा ट्रायल प्रोसेस चाहिए, तो रेगुलर ट्रायल प्रोसेस के साथ में जो है फिर इसको डील होता है, ठीक है। और वहीं हमने लोक अदालत में ये देखा था कि अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं कंसेंसस पे, तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि जहां जिस कोर्ट से वो आया था उसी लेवल पे वापस से जो है वो पहुंच जाएगा और वहीं से फिर आगे की प्रोसीडिंग्स चालू होगी। ये चीज है। स्थायी लोक अदालत के द्वारा किया जाने वाला जो निर्णय होता है, द डिसीजन दैट इज गिवन बाय परमानेंट लोक अदालत, उसका फॉर्म क्या होता है, किस तरह का वो होता है, तो ये बोला जाता है दैट इट इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, ठीक है। और ये जो अवार्ड होता है, दिस इज लाइक डिक्री दैट इज गिवन गिवन बाय अ सिविल कोर्ट, ठीक है। और इसे क्या होता है, जैसे एक सिविल कोर्ट के रूप में ही जो है इसको, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिविल कोर्ट आफ्टर गिविंग डिक्री, कि वो आपका जो है डिक्री देके या फिर डिसीजन देके जो है भूल नहीं जाते हैं, उसे जो है क्या कराया जाता है, उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो देयर आर पीपल, देयर आर डिपार्टमेंट्स पर से, कि किस चीज से वो रिलेटेड है, उस हिसाब से जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं या आपके जो है अथॉरिटीज होती हैं जो कि इम्प्लीमेंट करवाती हैं उस डिसीजन को, ठीक है, लागू करवाती हैं। वैसे ही यहाँ क्या किया जाएगा कि जिस पर्टिकुलर कोर्ट, जो आपका कोर्ट है, उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत जो है आपके क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय जो है, उसके पास में इसको अवार्ड को भेजा जाता है। और वो जिस प्रकार खुद के निर्णय या डिक्री को जो है लागू करवाता है, वैसे ही वो इस पर्टिकुलर अवार्ड को भी लागू करवाएगा। इन द सेम मैनर दैट दैट पर्टिकुलर कोर्ट गेट्स its own decision or decree implemented, enforced in the same manner, it will get this particular award also enforced। ये चीज है। अपील के लिए जिस प्रकार जो है आपकी सिंपल वहां पर न्यायालयों के अंदर नहीं हो सकती है अपील, वैसे ही जो है यहाँ पर भी आपकी अपील नहीं हो सकती है। ये चीज बोली गई है, ठीक है। इतना ही है आपका लोक अदालत के, ये थोड़ा सा जो है दिया गया है। एंड देन यहाँ पर आपके नीचे जो है इंग्लिश के भी सारे के सारे नोट्स आ गए हैं। परमानेंट लोक अदालत क्या है, रेगुलर, और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। और ये नोट्स जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। मैंने आपको समझा दिया था कि आपके नोट्स कहाँ पे हैं। इफ आई एम राइट, आई हैड टोल्ड यू। आपको पता है कि आपके नोट्स कहाँ पे जो है डाले गए हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो आप वहीं से जाके जो है अपने नोट्स को, ई कंटेंट वाला जो है वहां से अपने नोट्स को जो है डाउनलोड कर लें। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए नोट्स ये कहाँ से चीज है, मिलेंगे। ठीक। अच्छा ठीक है, रुकिए एक सेकेंड। ठीक है, मैं स्क्रीन पे ले रही हूँ, आप देखिएगा। एक तो मैं एक सेकंड चार्जर लगा लूं।
ठीक है। ई कंटेंट्स के मैं ये स्क्रीन पे ले रही हूँ, आप देखिएगा कहाँ से है। ये है आपका mlsu.ac.in ई कंटेंट्स। तो आप जो है, ये कंटेंट की स्पेलिंग भी क्या लिखी है, आप ये वाला जो है मैंने आपको भेज दिया है यहाँ पे। यहाँ आप जाएंगे चैट सेक्शन के अंदर, मैंने जो है इसका लिंक भेज दिया है। यहाँ पर आप जाएंगे, फिर इसके बाद में ये ई कंटेंट्स वाला आ जाएगा। आप, मैंने जैसा बताया कि आप सिंपली जो है इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं इसको, MLSU ई कंटेंट। आप गूगल में ये भी सर्च करेंगे तो आपके लिए जो है यही पेज आ जाएगा सबसे पहले सर्च करेंगे तो, ठीक है। फिर आप अपनी स्कीम जो है सेलेक्ट करें। आप लोग अंडर ग्रेजुएट एनुअल है, एनुअल प्रोग्राम है आपका। नीचे नीचे या कहाँ पे, हाँ ये देखिए LLB फर्स्ट ईयर। तो ये आपके सारे के सारे जो हैं जितने भी नोट्स हैं अलग अलग चीजों के, ये सब यहाँ अपलोड हुए हुए हैं। देखिए कितने सारे नोट्स हैं, ठीक है। तो आप जाके जो है इन नोट्स को वहां से ले सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर क्या है आपका, जैसे आप इसको खोलेंगे तो या तो डाउनलोड के लिए आएगा या क्या आएगा मुझे नहीं पता किस तरीके से आएगा। हाँ ये डाउनलोड का आ जाएगा आपके पास में ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर अब ये आपको समझ में आ गया है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, आपका एक हिस्ट्री वाला पार्ट भी डाला है लीगल एड के अंदर, ठीक है। लीगल एड की हिस्ट्री क्या रही है, तो उसके लिए मैंने एक लिंक वहां पर आपके साथ में शेयर किया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ में जो है वो देखिए बहुत अच्छा उन्होंने जो है आपका हिस्ट्री बना रखी है। और वो मैं आपके साथ में जो है शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पे, ताकि आपको जो है हम लीगल एड की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। उसके बाद में क्या है, ये जो लीगल एड वाला जो है एक बार वो हमारा खत्म हो जाएगा। उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कि हम लोग कैसे जो है कोई काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप कि एज यू आर सेइंग कि आप क्या है, आप एक एडवोकेट हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। उस तर्ज के ऊपर आप अपना जो है किस तरीके से सोसाइटी की मदद कर सकते हैं, ये बात आती है। तो उसमें जो है आएगा आपका लीगल एड एंड लॉ स्कूल, लीगल एड एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल एड एंड लीगल प्रोफेशन। ये चीज जो है हम कल खत्म कर लेंगे हमारी, ठीक है। कि लीगल एड लॉ स्कूल जो है वो किस प्रकार से कराएगा, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या काम हो जाएगा, और एक एडवोकेट के रूप में जो है लीगल प्रोफेशन के अंदर रहते हुए आप किस प्रकार, ये चीज पढ़ने के बाद में, और फिर हमारा जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी हो गया है। लास्ट पार्ट जो है फिर हमारा रह जाएगा वो है आपके सेलेक्टेड ओपिनियंस ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी। और आपके जो है मेरे हिसाब से एडवोकेट एक्ट के अंदर आप लोगों को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, सर ने पहले पढ़ाया था। उन्होंने डिसिप्लिनरी कमेटी के जो आपके ओपिनियंस है बार काउंसिल वाले, वो मेरे हिसाब से नहीं पढ़ाए होंगे। क्या आपको पढ़ाए हैं कोई भी, बताइए। कोई नहीं, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा तो ठीक है। तो अभी हम जो है एक हिस्ट्री देख लेते हैं। सबको सुनाई तो दे रहा है मेरे हिसाब से? यस मैम। आई होप एवरीबडी इज वेल, क्योंकि आजकल ये डेथ्स की इतनी सारी जो है न्यूज आ रही है कि बहुत डिसहार्टनिंग है, ठीक है। लास्ट ईयर क्या था कि आपकी 25वीं एनिवर्सरी थी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, क्योंकि 1995 के ना सेटअप हुआ था। लास्ट ईयर जो है 25th एनिवर्सरी थी। तो उसके ऊपर जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है नालसा, आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके द्वारा, और ये यहाँ पर साथ में ऑथर हैं, उन्होंने मिलके जो है एक लीगल एड जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, पहले नहीं लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर क्या उसकी हिस्ट्री रही है, इसके ऊपर एक नोट बनाया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि बॉम्बे कमेटी 1949, the committee on legal aid and legal advice was formed in Bombay to consider the question of granting legal aid in civil and criminal cases to persons with limited means। मतलब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 1949 के अंदर ही जो है इस बात को बोला गया
कि हमें ऐसा लगता है कि सिविल और क्रिमिनल केस जो है आपके, ठीक है, उनके अंदर ये आपके पर्सन्स विद लिमिटेड मीन्स जो हैं उनके लिए कोई ना कोई सुविधा होनी चाहिए। और हमने देखा है कि किस तरीके से ऑर्डर 33 के अंदर भी जो है वो सुविधा है, और लीगल, और साथ ही साथ में जो है हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से सीआरपीसी के अंदर भी लोगों को फ्री लीगल एड की जो है सुविधा प्रदान कर रही है। केरला रूल्स आए थे आपके तो क्या है कि मैंने आपको बताया था कि हर स्टेट के पास में भी ये अधिकार है कि अपने से संबंधित जो कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स, वहां पर देखिए, क्योंकि क्या अगर हम लीगल एड की बात करते हैं तो पैसा किसका जाएगा? सरकार का जाएगा, ठीक है। तो अगर सरकार का पैसा जा रहा है तो उनके पास में ये अधिकार है कि वो किसकी जो है कोर्ट फी माफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस चीज के रूल्स वो ही बनाए। मैंने आपको बताया था ये बना सकते हैं वो खुद भी। तो केरला ने क्या किया था, केरला लीगल एड टू द पुअर रूल्स जो है वो 1958 में बनाए थे, और उस तरीके से वो काफी आगे थे समय के अंदर कि आपकी जो है ये विधिक सहायता प्रदान करी जाए। It provided for legal aid by representation in cases intended to safeguard the interest of workers, tenants, etc. ठीक है, तो ये देखिए क्या है, लीगल एड जो है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है सेफगार्ड्स वगैरह का, वर्कर्स वगैरह का, वो करना है। 1958 के अंदर क्या हुआ, आपकी एक एंटायर चैप्टर लॉ कमीशन की रिपोर्ट का जो है लीगल एड की क्या जरूरतें हैं और क्यों देनी चाहिए लीगल एड, इसी के ऊपर था। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ऑफ 1960 जो है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड एन आउटलाइन फॉर लीगल एड स्कीम उन्होंने बनाया, और सबसे पहले जो है बॉम्बे कमेटी जो थी उसकी रिकमेंडेशंस को जो है उन्होंने लिया था। 1949 की जो बॉम्बे कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर उन्होंने जो है इस स्कीम को तैयार किया था। लेकिन स्टेट्स का जो है रिस्पॉन्स एंकरेजिंग नहीं था, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि भार किस पे पड़ेगा, वो आपके राज्यों पे पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है थोड़ी बहुत तो, लेकिन ज्यादातर भार जो है आपका राज्यों पे पड़ेगा। इसी कारण जो है उन्होंने ये बोला कि हम जो है इस तरफ अपने कोई भी फंड्स नहीं डेडिकेट कर सकते, और ये लागू नहीं हो पाया था। ऑल इंडिया लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तीसरी 1962 के अंदर, वहां पर भी उन्होंने जो है काफी सारे आपके लीगल एड के जो रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर बात करी, और ये बोला गया था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं ये उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो इस तरह की लीगल एड प्रदान करें। 1970 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एड हुई, और वहां ये बोला गया था कि एक ऐसा जो है लेजिस्लेशन बनाया जाए जिसके द्वारा आपकी जो विधिक सहायता है उसे स्टेट की एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के रूप में जो है लागू किया जाए। और ये आपके जो न्यायालय है उन पे, बार काउंसिल पे, और जो आपकी लॉ फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज मतलब लॉ कॉलेजेस भी, उनके ऊपर ये जो दारोमदार होना चाहिए, इट विल बी शुड बी अपॉन देम, कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है जो पुअर एंड इंडिजेंट हैं उनके लिए ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं जो कि उनको विधिक सहायता और विधिक साक्षरता प्रदान करें। ठीक है, 1970 में ही गुजरात कमेटी जो है, जिसको भगवती कमेटी के रूप में भी जाना जाता है, इट सॉ लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस एंड फ्री लीगल एड एज सोशो इकोनॉमिक नेसेसिटी। उन्होंने ये बोला कि हमारे हिसाब से जो है ये आपकी एक जनजीवन की एक बहुत इम्पोर्टेंट नीड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नीड है। और ये देखिए जो सोशो इकोनॉमिक जो नेसेसिटी है ये ही उठ के आती है, और जब हम 39A के अंदर देखते हैं वो उन्हीं का भाग बनी है, सोशो इकोनॉमिक नेसेसिटी, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि जो भी पहले से आपकी बातें होती आ रही हैं वो ही कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जो है दूसरी लेजिस्लेशंस हैं उनका भाग बनी है। एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट जो है 1973 के अंदर जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा जो है लाई गई, और उसके अंदर उन्होंने जो है पंचायती जस्टिस सिस्टम की और लीगल एड टू रूरल पुअर की जो है बात करी थी उन्होंने। और ये बोला गया था कि हम जो है लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस को नेशनल स्टेट लेवल के ऊपर जो है बनाएं, जो कि जिनका अपना खुद का सारा इंस्टीट्यूशन हो, खुद ही वो चले गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर में।
ठीक है। और अभी भी हम देखते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वगैरह ये ज्यादातर जो है कोर्ट्स या उनकी मदद से ही चल रही होती हैं। वो केवल रिकमेंडेशंस करती हैं स्टेट को कि इनको जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए, दे आर द फिट केसेस फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ फ्री लीगल एड, और उस तरीके से उनको जो है आपके फंड्स वगैरह का आवंटन होता है। फिर आपकी है जुडिकेचर कमेटी 1976 के अंदर, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय जस्टिस पी.एन. भगवती एंड जस्टिस कृष्णा अय्यर टाइटल्ड नेशनल जुडिकेचर equal justice, social justice suggested the decentralization of justice and reprisal mechanisms to strengthen the system of न्याय पंचायत। जिस तरीके से हम जो लोक अदालत और इनकी जो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी क्या है, पहले पंचायतें लगती थी और वो आपसी समझ के द्वारा जो है आपके इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते थे, ये चीज भी होती है। और आपने देखा होगा कि आजकल जनसभाएं भी होती हैं, और इन जनसभाओं का काम होता है लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना। ये बहुत बड़ी चीज है, लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस हिसाब से जो है प्रोवाइड करी जाती है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल बनाने की बात कर रहे हैं तो आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर ये दारोमदार डाला जाता है कि वो अपनी ड्यूटी को सही ढंग से करें, ठीक है, मैंडेमस की जो है, वरना उनके ऊपर रिट हो सकती है। ये ही 1976 में यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन 1976 में आज जैसा आपको पता होगा कि आर्टिकल 39A जो है वो फ्री लीगल एड से संबंधित उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी नीति निर्देशक तत्वों या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उनके अंदर इंसर्ट किया गया था। दैट विल आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि वहां नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो इन दोनों को साथ में लेके चलिएगा आप, ठीक है, पढ़ने के अंदर, नोट्स के अंदर यहाँ पर उसको भी इंसर्ट करिएगा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल सर्विसेज। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आपके कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1980 के अंदर, जिसको जस्टिस पी.एन. भगवती कमेटी भी जो है बोला गया था, अगर आपको ध्यान होगा तो उन्होंने ही जो है ये रिकमेंड किया था कि आपकी ऐसी एक कानूनी सहायता और निरीक्षण के लिए, निगरानी के लिए जो है एक राष्ट्रीय स्तरीय समिति का जो है गठन किया गया था 1980 में, जस्टिस पी.एन. भगवती जो है उनके अंडर। तो उनको जो है वो जो पर्टिकुलर आपकी अथॉरिटी है उसको कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम्स बोला जाता है, CILAS, ठीक है। और इन्होंने ही जो फाइनल मॉडल तैयार किया था 1985 में, मैंने जैसे आपको बताया था, उनके द्वारा तैयार किया गया मॉडल है। फिर उसी को लेते हुए आपका जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, लोक अदालत और इन सब का जो है जो स्कीम है वो बनाई गई थी, और उसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत जो है डाल के लागू करवाया गया। ठीक है, फाइनल स्टेप के ऊपर हम आते हैं, और भी है बहुत सारी आगे। बनाया तो 1987 में गया था, लेकिन इसे जो है एनफोर्स किया गया था 1995 के अंदर। तो सबसे पहली बात, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं हो जाती कई बार, कह नहीं सकते, ठीक है। एनफोर्समेंट जो है उसे इस तरीके से किया गया था कि 1995 के अंदर आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई थी। उसके साथ साथ 36 जो है, मतलब पिछले साल तक 36 स्टेट लेवल पे और 658 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बन चुकी है, जो लोगों को सर्व कर रही है। अभी तक आपकी नालसा की वेबसाइट के ऊपर भी जो है यही फिगर है, सो वी विल टेक दिस फिगर ओनली, ये चीज है। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया है, आपकी लीगल एड का हिस्ट्री पढ़ चुके हैं हम लीगल एड जो है वो सीपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या स्टेटस है ये भी देख चुके हैं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंडर जो है आपकी, मतलब ये नेशनल लेवल जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, राष्ट्रीय स्तर वाली जो है विधिक सेवा प्राधिकरण है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तालुक लेवल पे है, इनके क्या कार्य है और किन लोगों को जो है मुफ्त में विधिक सेवा जो है प्रदान करी जा सकती है,
और क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से प्रदान करी जा सकती है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में लोक अदालत और आपकी स्थायी लोक अदालत, ठीक है, लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, इन सब की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मेरे हिसाब से जो है, जो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये पूरी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, किसी भी चीज से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग के अंदर। नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्या है, ये आपकी बहुत ऐसी चीज है जो कि आसानी से समझी जा सकती है। और देखिए छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये हिंदी या इंग्लिश का जो हम कह नहीं सकते। अभी देखिए हम या तो किताब में से भी आप उनको साथ साथ में देख लीजिएगा। ये छोटी मोटी चीजें जो मान लीजिए अगर केवल 10 लाइनें हैं, वो हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में है, या इंग्लिश में है हिंदी में नहीं है, तो उनके लिए ये बोलना कि हमें जो है नोट्स एग्जैक्टली नहीं मिले हैं, तो आप इस लेवल पे है कि भाई हम कॉलेज में लेक्चर के रूप में चलते हैं, ठीक है, वहाँ स्पून फीडिंग इतनी भी नहीं करी जा सकती है आप लोगों को। तो थोड़ा बहुत जो है खुद भी निकालें, इतना आपको ई कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करा जा रहा है, और अपनी अपनी तरफ से भी जो है कोशिश करें। कल हम लोग जो है, मैंने आपको बताया जो इशू कहाँ पे है, इश्यूज हम देखते हैं आपके कहाँ पे आते हैं इन रिलेशन टू दीज लीगल एड एज अ प्रोफेशनल। आपकी क्या ड्यूटी है, लीगल एड एक स्टूडेंट के रूप में और एक इंस्टीट्यूशन के रूप में क्या ड्यूटी है, लीगल एड की जो है फिर आपके वहाँ पर क्या ड्यूटी है, एक आपके जो कोर्ट्स हैं और जो दूसरी अथॉरिटी है, वहाँ पर लीगल एड को किस तरीके से जो है आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, वो देखिएगा। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक छोटी ही क्लास थी आज, क्योंकि मुझे पता था इतना ही कवर कराना है। कल हम जो है वो वाला पूरा एस्पेक्ट करने के बाद में लास्ट मैंने आपको बोला कि देखिए आपका ये आधा यहाँ पर प्रोफेशनल प्रैक्टिकल कोर्स भी है बेसिकली। तो आप लोगों को जो है ये बता दिया जाएगा कि फाइल वगैरह में किस तरीके से काम करना है, क्या लिखना है। और क्योंकि ये दोनों तरीके का आपका है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो भी बातें करेंगे, आपका मैं बहुत समय लूंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ओपिनियन ऑफ बार काउंसिल कमिटीज। ओपिनियन ऑफ बार काउंसिल कमिटीज जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें आपको समझाते हुए जो है टाइम लगेगा। तो वहाँ पर हम जो है थोड़ा संयम के साथ में जो है पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें जो है ये आसानी ही है, इनमें कोई इतनी परेशानी नहीं है। फिर आपकी फाइल आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, उसकी जानकारी जो है आपको दे दी जाएगी। तो वो आपको बाद में सबमिट करानी पड़ेगी जब यूनिवर्सिटी जो है ओपन होगी उसके बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये सारे नोट्स मैंने डाल दिए हैं ऑलरेडी, तो आप जाके इनको जो है मैंने आपको तरीका बताया है ई कंटेंट वाला, वहाँ से आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर लें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।